नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे RO GS मॉक टेस्ट 91, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर RO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो स्क्रीन पर आपको नीचे ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, तो जहां पर इंग्लिश माध्यम में पढ़ने की जरूरत होगी वहां पर मैं उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करूंगी। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ओनली स्टेट जैन म्यूजियम ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड। कौशाम्बी में, सिद्धार्थनगर में, मथुरा में या फिर लखनऊ में? और पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। स्टेट का जो ओनली जैन म्यूजियम है वो कहां पर है? वो मथुरा में लोकेटेड है, वो मथुरा में स्थित है। अब यहीं पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय, बौद्ध म्यूजियम कहां कहां स्थित है, तो आप याद रखेंगे गोरखपुर में, कुशीनगर में और पिपरवा में। ठीक है, कुशीनगर के बारे में आप सभी को पता है, यहाँ पर गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। अगर पेपर में आपसे कभी पूछा कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कौशाम्बी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब क्लास यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगी, वो है जब भी हम जैन की बात करते हैं, जैनिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम तीर्थंकरों की बात करते हैं। तो ऐसे कौन से 4 तीर्थंकर हैं जिनका जन्म काशी में, बनारस में हुआ है उत्तर प्रदेश के? तो आप नाम याद रखिएगा, आने वाली परीक्षाओं में ये भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अब हिस्ट्री को यूपी से लिंक करके किस तरीके से प्रश्न बनेगा वो इसी तरीके से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन जैन तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका के जन्म काशी में, बनारस में हुआ है। तो ये आपके सुपार्श्वनाथ, ठीक है, चंद्र प्रभु, श्रेयांशनाथ और पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ है? काशी में, बनारस में। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर लिख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कलकत्ता किला कहां स्थित है? तो कोलकाता फोर्ट उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? हमीरपुर में, आगरा में, जौनपुर में या फिर अयोध्या में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सेकंड का डी, अयोध्या में कोलकाता फोर्ट आपका स्थित है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे। अब हम बात करते हैं कि कोलकाता फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो कोलकाता फोर्ट का निर्माण नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कराया गया था 1764 में। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप सभी को पता है 1764 में एक बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसको कि हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। ठीक है, तो जब बैटल ऑफ बक्सर को, आपको पता है यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार होती है, जो अवध के नवाब होते हैं, मुगल होते हैं, वो हार जाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो ये इन्होंने कोलकाता फोर्ट का निर्माण अयोध्या में इसलिए कराया क्योंकि ये बताना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि भले हम इस युद्ध को हार गए हैं, लेकिन अभी भी अयोध्या में हमारा ही कंट्रोल है। देखिए यहाँ पे स्लाइड में लिखा भी है, किले का निर्माण इस बात का सूचक था कि युद्ध में हारने के बाद भी उनकी क्षेत्र पर पकड़ कम नहीं हुई थी और किले की दीवारें स्थानीय मिट्टी की बनी हुई थी और वास्तुकला विशेष रूप से मुगल शैली का था। तो ये याद रखिएगा, मुगल शैली की वास्तुकला यहाँ पर यूज की गई थी। ठीक है, प्रयोग में लाई गई थी। अब क्लास हमने आपको बताया कि बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 में हुई थी। हिस्ट्री में कई बार ये प्रश्न बना है कि सबसे निर्णायक युद्ध किसको माना जाता है, तो सबसे निर्णायक युद्ध जो है वो बक्सर के युद्ध को माना जाते हैं।
बक्सर के युद्ध के पहले भी प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। एक बहुत ही आसान प्रश्न है हिस्ट्री का ये, तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, और ये बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था एक बार इसको देख लीजिए। आपको पता है एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी जिसको कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा हेक्टर मुनरो का नाम, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको पता है मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। और इन सब की हार होती है और इसके बाद एक ट्रिटी साइन होती है जिसको कि इलाहाबाद, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं या फिर इलाहाबाद की संधि कहते हैं। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। एजर्शन और रीजन बेस्ड प्रश्न है ये। इस प्रश्न को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ूंगी। यहाँ पर कथन दिया गया है, भारत अंतरराष्ट्रीय विधियों व संधियों के पालन को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, ठीक है। कारण है, भारतीय संविधान के भाग 4 में भारत की विदेश नीति के अनुपालन के संबंध में दिशा निर्देश है। इंग्लिश में पढ़ती हूँ। एजर्शन, इंडिया इज फुली कमिटेड टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉज एंड द ट्रीटीज। रीजन दिया गया, Part 4 of the Indian Constitution contains the guidelines regarding the compliance with the Indian foreign policy। यहाँ पर कथन कारण दोनों ही आपके एकदम सही हैं। क्लास आपको पता है पार्ट 4 में भारतीय संविधान के क्या दिया गया है बताइए? डीपीएसपी की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की गई है, हाँ, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। और इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 51 की, तो आर्टिकल 51 में क्या बोला गया है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 51 में क्या बोला गया है? प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत के अंतरराष्ट्रीय विधियों व संधियों के पालन को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 राज्य को यह निर्देश देता है। यहाँ पर ABC आप क्लॉज इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात कही जाती है, अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रमोट करने की बात की जाती है, हार्मोनी को मेंटेन करने की बात कही गई है। ये याद रखिएगा क्लास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। इन्वायरमेंट वाली क्लास में हमने ज्यादातर नेचुरल पार्क्स को कवर किया है, राष्ट्रीय उद्यान को कवर किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी कवर किया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी कवर किया है। जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं वो सब वहां पर कवर किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप क्या करें, राष्ट्रीय उद्यान वाली क्लास देखिए, एक बार आपका खट से वो रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेशनल पार्क में आपको दिया गया राजबरी, ठीक है, सिंह लीला, फिर संजय, फिर सिरोही। तो एक एक को मैच करते हुए चलते हैं। जब हम संजय की बात करते हैं तो ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। सी का सेकंड आपको 2 जगह दिया गया है, ठीक है। अब हम ए को देखते हैं, राजबरी, जिसे बिसोन नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पर ये आपका कहां पर है? ये आपका त्रिपुरा में है, ठीक है। ए का 4th हो जाएगा, ए का 4th यहाँ पर दिया गया है। फिर सिंह लीला की अगर हम बात करेंगे, ये कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, संजय छत्तीसगढ़ में है। और सिरोही की जब हम बात करेंगे तो सिरोही कहां पर है? मणिपुर में है, ठीक है। तो डी का 3rd। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? चौथे का ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, जहां पर बोला गया है किसी के बारे में आपको कि यहाँ पे किस बुद्धिस्ट फिलोसफर की बात हो रही है। वह एक प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान एवं रसायन शास्त्री था। मतलब यहाँ पर एक वो बुद्धिस्ट स्कॉलर था और केमिस्ट था। महायान बौद्ध धर्म के मूल विचारों के निर्माण का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। अगर आपको पता है बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। का प्रतिपादन किया था, तथा उन्हें भारत के आइंस्टीन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? 5वें का बी, नागा अर्जुन की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। 5th का बी आपका सही उत्तर है। क्लास इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी।
छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर व्याख्या में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको ऐसे रिवाइज करा दूं। अभी हमने देखा कि नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है, एवं प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है नागा अर्जुन को। लेकिन अभी यहीं पे प्रश्न आपका बन जाए कि आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को। यहाँ पर लिखा भी है, इस चीज को भी आप एक जगह नोट कर सकते हैं, पेपर में प्रश्न बन सकता है। और मैंने आपको बता दिया जो नागा अर्जुन है वो महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, महायान सेक्ट से रिलेटेड थे और शून्यवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नट प्रकार का फल है? तो यहाँ पर नारियल दिया है, बादाम दिया है, लीची दिया है और जामुन दिया है। छठवें प्रश्न का जो सही उत्तर है प्रश्न का वो है लीची। लीची आपका नट टाइप का फल है। यहाँ पर जब हम ड्रूप फल की बात करते हैं, देखिए ड्रूप ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो इसमें आपका एप्रिकॉट आता है, चेरीज आता है, आलमंड आता है, कॉफी आता है, कोकोनट आता है, डेट्स आता है। क्लास जब भी देखिए, जब भी हम फलों को वर्गीकृत करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो हम नट टाइप के फलों की बात करते हैं और ड्रूप टाइप के फलों की बात करते हैं। तो ड्रूप टाइप के फल का यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, जानबूझ के मैंने इस फिगर को यहाँ पर रखा है क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको तो पता है, लेकिन जो साइंस जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो पिक्चर के फॉर्म में अगर चीजें दिख जाती है तो एग्जाम में याद रहता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम नट प्रकार के फलों के उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पे लीची और काजू इसके प्रकार है, लेकिन जब हम ड्रूप फलों की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नारियल, आम, जामुन, बादाम, बेर, आड़ू, खुबानी, अलूचा असिस्ट फल है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य बोला है, नॉट करेक्ट बोला है। लास्ट क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया था जहां पर आपका आंसर नगोया था और नगोया के सामने शायद ऑटोमोबाइल्स दिया हुआ था, तो वहां पे इंग्लिश में नॉट लिखा था लेकिन हिंदी में नॉट नहीं लिखा था, उसमें सत्य लिखा था। जो मैंने चीजें एक्सप्लेन आपको की थी क्लास वो एकदम सही था, लेकिन ट्रांसलेशन मिस्टेक था, वहां पे टाइपिंग एरर था, एक में नॉट लिखा था, एक में सत्य लिखा था, ठीक है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चों ने उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर भी लिया होगा। जब भी मैं कोई चीज एक्सप्लेन करती हूँ तो आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिया करिए, ठीक है। यहाँ पर वैसे अब हम आने वाले क्लासेस में ये देख के चलेंगे कि इंग्लिश में जो चीज लिखी है वही हिंदी में लिखी है कि नहीं। इस मिस्टेक को हम पूरी प्रयास करेंगे कि फिर रिपीट ना हो, लेकिन आप वहां पर सही कर लीजिएगा। एक्सप्लेन आपको एकदम सही किया गया था, बस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, तो ऑक्सैलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो ये पालक में पाया जाता है, एकदम सही है, ठीक है। अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सही है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सही है, ठीक है। यहाँ पे चेरी की बात की गई है, बारबाडोस चेरी की बात की गई है और लिखा है मैलिक एसिड इसमें पाया जाता है, ये आपका गलत है, ठीक है। दही में लैक्टिक एसिड, आपको पता है जो भी दूध से बनी चीज है उसमें लैक्टिक एसिड आपको मिलता है, लैक्टोज ना दूध में मिलता है। तो बारबाडोसा चेरी की अगर हम बात करें क्लास, तो ये एक खट्टा फल होता है और खट्टे फल में आपके एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, तो यहाँ पर आपका जो नॉट करेक्ट है वो है 7th का सी। और खट्टे फल जैसे हम आंवला की बात करते हैं, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, और एस्कॉर्बिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो इसमें किस चीज की इनरिचमेंट होती है, विटामिन सी की, नींबू में, ठीक है, आंवला में, चेरीज में जो खट्टी है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते हैं तो इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। इजी प्रश्न है लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं, विटामिन से रिलेटेड प्रश्न पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। अब हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड, जिसका की फुल फॉर्म है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट आपका 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। 8th का डी आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं नेफेड की, तो मेरे दिमाग में एक और इंस्टीट्यूट आ रहा है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेपर में कई बार पूछा गया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा ये करनाल में है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी तरीके से डेयरी की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार पेपर में पूछता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, ये सफेद क्रांति किस चीज से रिलेटेड है, तो वो दूध से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एक चीज और, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है?
फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सब पूछा गया प्रश्न है। आपके कुरियन वर्गीसी को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेफेड की बात हुई थी तो मुझे याद आ गया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन पेपर में कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? सत्य है ये पूछा गया है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, यहां पर अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां पर आकर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है आपका। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे व अवतरित है। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है वो हाइयर है और कॉन्टिन्यूअस है देन ईस्टर्न घाट। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगर आप ईस्टर्न घाट को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा मैप में, ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहां पर अगर वेस्टर्न घाट देखेंगे तो ये एक पूरा इस तरीके से पूरी एक लाइन है। ठीक है, और ये हाइयर है, ये भी आपका सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है, द हाइट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है क्लास। नॉर्थ टू साउथ जब हम जाएंगे तो जो हाइट है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की वो आपकी बढ़ती है। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो डी है। 9th का डी आपका सही उत्तर है क्लास। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान से सुनिए या फिर नोट डाउन करिए। जैसे अगर हम बात करें पश्चिम घाट का, पश्चिमी घाट का, ठीक है, वेस्टर्न घाट की हम बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, जो विस्तार है, वो आपका ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंत द्वीप तक है। ये चीज याद रखिएगा। एक बार पेपर में ये प्रश्न पूछा था कि वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है या आपका जो वेस्टर्न घाट है वो किस नदी के बाद से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कई नदियों के नाम दिए गए थे, जिसमें से सही उत्तर आपका क्या था? इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो इसको सह्याद्री बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में है इसको देख लीजिए, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। पेपर में अब अगर प्रश्न बनेगा 2-3 लाइन का तो वहां पर ये प्रश्न बन सकता है कि वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है। तो आपको पता होगा, इधर सबसे ऊपर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। जब हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट का जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है, वो महानदी के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। ये चीज याद रखिएगा, महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक। पूर्वी घाट की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा में ऊंचे नहीं है। कौन ज्यादा ऊंचा है? आपका पश्चिमी घाट। और आपको पता होगा जो साउथ में जो रिवर्स हैं वो ज्यादातर आपकी कहां पर जाकर गिरती हैं, इसका मुझे आप उत्तर बताइए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब आप मुझे बताइए कि साउथ में जो आपके रिवर्स फ्लो कर रही हैं वो ज्यादातर आपके कहां पर जाकर ड्रेन होती हैं? बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में? मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए अब हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है क्लास। देखिए, ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न, चाहे भारत के ट्राइब्स के बारे में बात की गई हो, भारत के जनजातियों के बारे में बात की गई हो या फिर वर्ल्ड के जनजातियों के बारे में बात की गई हो, परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के जाने की गलती मत करिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर किन किन जनजातियों की बात की गई है। इकांता की बात करेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, एकदम सही है। वेद्दा की बात करेंगे श्रीलंका में, एकदम सही है। सेमोंग की बात करेंगे मलेशिया में, सही है। ठीक है, तातर की अगर हम बात करेंगे, तातार की अगर हम बात करेंगे तो ये कॉन्गो बेसिन में नहीं पाए जाते, ये साइबेरिया रीजन में आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉट करेक्टली मैच क्या था? 10th का ए। ठीक है, ए आपका नॉट करेक्टली मैच था। अब यहाँ पर देख लीजिए क्लास, तारतार की अगर हम बात करेंगे तो ये साइबेरिया क्षेत्र में मिलते हैं। पिग्मी की बात करेंगे तो कॉन्गो बेसिन, परीक्षा में कई बार पूछा है। ठीक है, इकांता की बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। जूलू की बात करेंगे तो ये भी दक्षिण अफ्रीका, पेपर में पूछे गए प्रश्न है क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विविधता की बात करेंगे जब हम, तो ये श्रीलंका। सेमोंग की बात करेंगे तो मलेशिया। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, पेपर में यहां से प्रश्न बनते हैं। 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नेल्ली सेन गुप्ता कांग्रेस की पहली अंग्रेजी महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है, खाली एक आपका सही उत्तर है। यहाँ पर मैं 3 लोगों का नाम लिखूंगी, एनी बेसेंट, ठीक है, सरोजनी नायडू और नेल्ली सेन गुप्ता, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर सरोजनी नायडू, नेल्ली सेन गुप्ता। अब अगर पेपर में आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आप सभी को पता है एनी बेसेंट थी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली इंडियन, ठीक है, अध्यक्ष कौन थी विमेन, तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू। और अगर पेपर में आपसे पूछेगा पहली अंग्रेजी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन है, नेल्ली सेन गुप्ता। एनी बेसेंट जो थी वो आपकी आयरिश विमेन थी, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट मुझे याद आया, लास्ट क्लास में अगस्त संकल्प की बात की गई थी, जो कि 1942 में हुआ था। आप में से 1-2 बच्चों ने ये डाउट पूछा था कि मैम अगस्त प्रपोजल तो 1940 में आया था, वो अगस्त प्रपोजल दूसरा है। अगस्त प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल जो था वो दूसरा था, वो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को कुछ प्रपोजल्स दिए गए थे, कुछ ऑफर्स दिए गए थे, जिसको कि हम अगस्त ऑफर कहते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। यहाँ पर जब हम अगस्त मूवमेंट की बात करते हैं, अगस्त संकल्प की बात करते हैं, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, जो कि अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो अब आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। ठीक है, जिन्होंने भी लास्ट क्लास देखी थी, जिनको थोड़ा डाउट हो रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा था, जैसे मैंने कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया था कि नहीं, आपको सही एक्सप्लेन किया गया है। आप अगस्त प्रपोजल, अगस्त ऑफर और अगस्त मूवमेंट, इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो, एक 1940, एक 1942। तो अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले जिस वुमेन ने अध्यक्षता की थी वो थी एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता के सेशन में एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, लेकिन ये एक आयरिश विमेन थी। ठीक है, 1916 में आप सभी को पता है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक मूवमेंट चलाया था, जिसको कि हम होम रूल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1925 के कांग्रेस सेशन की हम बात करेंगे, जो कि कानपुर में हुआ था, उसको किसने प्रिसाइड किया था, सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेल्ली सेन गुप्ता की अगर हम बात करेंगे, तो ये कांग्रेस की पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा क्लास। अच्छा, यहाँ पे 1925 के कानपुर अधिवेशन की बात हुई है, तो मैं आपको बता दूं 1924 में एक बार खाली महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, वो 1924 में किया है। ठीक है, सरोजनी नायडू के 1 साल पहले। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन को प्रिसाइड किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग, ये आपका होमवर्क है। चलिए 12वें प्रश्न को, तो ये मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप लोग क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि 1-2 क्वेश्चंस को देख के छोड़ दिए, बाकी क्वेश्चंस देखे ही नहीं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है, इससे रिवीजन होगा। क्लास सेशन को हमेशा इंटरेक्टिव रखते हैं, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अब आप जब बताते हो, कुछ तारीफ करते हो, तो वो भी अच्छा लगता है फैकल्टीज को। 12वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले लॉर्ड विलिंगटन दिया है, लॉर्ड ऑकलैंड दिया है, लॉर्ड रीडिंग दिया है और लॉर्ड नॉर्थब्रुक दिया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या होगा, सबसे पहले आपका लॉर्ड ऑकलैंड है। ठीक है, 2 होगा। फिर उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। ठीक है, फिर आपके लॉर्ड रीडिंग है, फिर विलिंगटन है। तो 2, 4, 3, 1, सी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड सबसे पहले 1836 से 1842। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करेंगे 1872 से 76, लॉर्ड रीडिंग की बात करेंगे 1921 से 26 और लॉर्ड विलिंगटन की बात करेंगे 1931 से 36। अब क्लास देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया। मुझे ईयर नहीं याद था कि कौन किस समय में आया था, लेकिन जब मैं हिस्ट्री मैंने हिस्ट्री पढ़ा तो मुझे पता था लॉर्ड रीडिंग का जो समय है ये आपका 1921 के आसपास है, और लॉर्ड रीडिंग के बाद आपके लॉर्ड विलिंगटन आए हैं। तो 3 के बाद 1 है, इतना तो कंफर्म था, और ये दोनों लास्ट में है। ऑकलैंड तो 1880s के समय में आए हैं, मतलब पहले के समय में आए हैं। तो ये जानकर मैंने इस प्रश्न को सॉल्व किया, नहीं तो मैं सच बता रही हूं, मुझे भी ईयर नहीं याद था। तो इस तरीके से पढ़ा करिए। आपको पता है लॉर्ड विलिंगटन का समय 1931 वाला है, लॉर्ड रीडिंग का समय 1921 वाला है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो मूवमेंट्स हमने पढ़े हैं वहां पर हमने वाइसरॉय के नाम पढ़े हैं, तो इस तरीके से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। निम्नलिखित को उनके निर्माण क्रम में व्यवस्थित करिए। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ताजमहल, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट। अब मुझे ये पता है जब हम सल्तनत पीरियड की बात करते हैं, काल की बात करते हैं, तो उस समय कुतुब मीनार बना था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के लिए उस पे। ठीक है, तो ये चीज है आपका 3, तो 3 सबसे पहले होगा, 3 यहाँ पहले, यहाँ पहले। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ताजमहल तो आपके कब आया, बाद में आया, उसके पहले आगरा फोर्ट का निर्माण हुआ है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, हाँ एकदम सही है। शाहजहां के समय पे ताजमहल का निर्माण हुआ है ना, तो 3 4 1 2 ये भी एक आसान सा प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, सी आपका सही उत्तर है। चलिए 14वें प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपके दिवस दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको तिथि दी गई है, तो इसको देखते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ए का थर्ड यहां भी है, यहां भी है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की अगर हम बात करेंगे तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बी का 4th यहां पर है। टेपेडिक की बात करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और मलेरिया दिवस की बात करेंगे तो 25 अप्रैल को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 14 का डी आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 15 प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति व जनजाति वाले जिले क्रमशः हैं। तो अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो सीतापुर में पाए जाते हैं। और जनजाति की बात करेंगे तो सोनभद्र में। तो 15 का सी आपका सही उत्तर है। क्लास यहां पर देख लीजिए, अनुसूचित जाति की बात की जा रही है, शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जा रही है। तो सबसे ज्यादा शेड्यूल क्लास की जनसंख्या जो है वो सीतापुर में है, फिर प्रयागराज में है, फिर हरदोई में है, याद रखिएगा। और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, ट्राइब्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, फिर बलिया में है और फिर देवरिया में है, याद रखिएगा। ऐसा भी पेपर में प्रश्न बनता है। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित करिए। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे पेपर में हर बार प्रश्न बनता है। जैसे पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया, तो आप सभी को पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, आप सभी को पता है। पूछा जाता है कि विलेज पंचायत की बात डीपीएसपी में किस आर्टिकल में की गई है, बताइए किस में की गई है, 40वें में की गई है, आप सभी को पता है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ था, बलवंत राय मेहता कमेटी के, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, तो याद रखिएगा एलएम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, बीआर मेहता कमेटी का। लेकिन किसके थ्रू, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो है एलएम सिंघवी कमेटी। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आपका होगा 4, ठीक है, 4 इतनी जगह दी, उसके बाद होगा 3 के बाद होगा 2 के बाद 1। तो यहाँ पर अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता है बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि आपको दी ही नहीं गई है। फिर यहाँ पर देखिए अशोक मेहता कमेटी 4 हो गया, फिर जीबी राव कमेटी हो गया, फिर एलएम सिंघवी कमेटी हो गया, फिर बाद में पीके ठंगम कमेटी। तो 16 का बी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर क्लास ईयर आप लोग याद कर लीजिएगा, अशोक मेहता कमेटी 1978, ठीक है। जीवीके राव कमेटी की बात करेंगे तो 1985। लक्ष्मी राव सिंघवी कमेटी की बात करेंगे, एलएम सिंघवी कमेटी की बात करेंगे जिसके की रिकमेंडेशन पे एक संवैधानिक दर्जा की बात की गई थी 1986। और पीके ठोंगन कमेटी की बात करेंगे तो 1988। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए 17 प्रश्न को देखते हैं। 1921 में किसकी अध्यक्षता में गठित प्रेस समिति की सिफारिश पर समाचार पत्र अधिनियम 1908 एवं समाचार पत्र अधिनियम 1910 को रद्द कर दिया गया? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और आखिरी में आपको जीपी वर्मा दिया गया है। और ये एक बढ़िया प्रश्न है, इसको मैं एक अच्छा प्रश्न कहूंगी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तेज बहादुर सप्रू। 17 का सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा क्लास।
18 प्रश्न को हम देखते हैं। एक प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या है? पानी की उच्चतर ताप पर उबलता है, मतलब यहां पर बोला गया है जो वाटर है वो एक हायर टेम्परेचर पे बॉयल होने लगता है, ठीक है। जो प्रेशर है वो ब्रेक कर जाता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है रॉ फूड्स में उसको छोड़ दीजिए। इंक्रीज प्रेशर क्रक्सेस द फूड आइटम्स एंड मेक इट इजियर टू कुक, नहीं। वाटर बॉयल एट लोअर टेम्परेचर इन अ प्रेशर कुकर। अब आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 18 का ए। जब भी हम बात करते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? क्योंकि पानी जो है वो उच्चतर ताप पर उबलने लगता है, ठीक है। तो ये एक रीजन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 19th। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन की बात की गई है, हाउसिंग की बात की गई है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, एमएसएमई की बात की गई है। जो भारत में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से किन सेक्टर्स को उन्होंने पीएसएल में इंक्लूड किया है? पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। मतलब इन सेक्टर्स को लैंडिंग करना ही कंपलसरी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इन सेक्टर्स को। तो मैं बता दूं यहाँ पे हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सब इंक्लूडेड है, ऑल ऑफ द अबव। 19 का डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्न क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कर्ज प्राप्त करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इनको दी जाती है, मतलब इन कुछ परसेंटेज लैंडिंग यहाँ पे करनी है सबको। तो एग्रीकल्चर भी है, एजुकेशन भी है, हाउसिंग भी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एमएसएमई भी है, एक्सपोर्ट भी है और रिन्यूएबल एनर्जी भी है। 20वें प्रश्न को हम देखते हैं। कर्क रेखा सर्वाधिक दूरी किस राज्य में कवर करती है? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य में कवर करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश में। 20वें का ए आपका सही उत्तर है। गमछा झाड़ मित्र पर, ये ट्रिक आप में से अधिकतर बच्चों को पता होगी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं गमछा झाड़ मित्र पर, तो गा से गुजरात हो गया, ठीक है, माँ से मध्य प्रदेश हो गया, गमछा छा से छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो गमछा झाड़ मित्र पर, मित्र में क्या हो गया? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। झाड़ में छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और पर पे पश्चिम बंगाल हो गया। ये ट्रिक आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगी, ये याद करने का तरीका है। लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ कवर होती है? मध्य प्रदेश में। 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? ठीक है, ऑन अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यही बोला गया किसका टेन्योर होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, राज्यों के राज्यपाल का, भारत का महान न्यायवादी का, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो क्लास यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 2 और 3। जब हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यपाल की, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये आपके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इनका टेन्योर होता है। इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करेंगे तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की अपॉइंटमेंट, ठीक है, का मतलब नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इनको राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं हटाया जाता है। हम जब प्लेजर की बात करें तो मतलब इच्छा से, ठीक है। अगर राज्यपाल को चाहे तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो कभी भी हटा सकता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं हटाए जा सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हरिदास जयंती मेला वृंदावन में मनाया जाता है, एकदम सही है। कैलाश मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये वाराणसी दिया गया है, ठीक है। देवा मेला की बात करेंगे तो बाराबंकी, सही है। देवी पाटन मेला जो है वो बलरामपुर में लगता है, देवी पाटन मंदिर भी बलरामपुर में, सही है। लेकिन कैलाश मेला जो है वो बनारस में नहीं लगता है, ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है। कैलाश मेला की बात करेंगे तो ये आगरा में लगता है और सावन के तीसरे सोमवार में ये आगरा में लगाया जाता है, ठीक है। बी आपका सही उत्तर था। 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड है क्लास, इसको प्लीज देखिएगा आप लोग। यहाँ पर ऐसे प्रश्न आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में तो नहीं पूछे जाते हैं वैसे क्रॉप से रिलेटेड, लेकिन आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी में। उल्फा डिजीज की बात करेंगे धान में लगता है, करनाल बंड जो है गेहूं में लगता है। लाल सड़न रोग की जब हम बात करेंगे गन्ना में, आप सब में से ज्यादातर लोगों ने गन्ना खाया हुआ, तो कभी कभी बीच बीच में गन्ने में लाल
दिखता है ना, तो वही आपका रेड रॉट डिजीज होता है गन्ना में। ठीक है, अर्गट रोग की बात करेंगे तो ये तंबाकू में नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर 23वें का डी आपका सही उत्तर है। अर्गट रोग जो है वो बाजरे में लगता है, ये चीज याद रखिएगा। 24 प्रश्न को हम देखते हैं। चुनाव आयोग को प्राप्त शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करते हुए चलते हैं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने की शक्ति होती है चुनाव आयोग के पास। किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति होती है। और आखिरी आपका दिया गया आचार संहिता का उल्लंघन करने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने की शक्ति होती है। नहीं, रोकने की शक्ति तो नहीं होती है। ठीक है, ये तो आपका गलत है। यहाँ पर आपका केवल एक सही है। ठीक है, खाली एक आपका सही है और सही उत्तर आपका क्या होगा, ए। चुनाव आयोग की अगर हम बात करेंगे तो चुनाव आयोग के पास किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने की शक्ति होती है, परंतु किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति नहीं होती है। चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है। ये चीज दिमाग में होनी चाहिए आपकी। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन की बात किस आर्टिकल में की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप याद रखिएगा 324 में। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपमार्जक के रूप में कांच की खिड़कियों की साफ करने के लिए किया जाता है? मतलब which of the following is used as a detergent to clean the glass windows? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। ठीक है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है एज अ डिटर्जेंट टू क्लीन द ग्लासेस। ये चीज याद रखिएगा। अब इस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते हैं। आप में से जो भी बच्चे पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम किन किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करती हैं। उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं जहां पे प्रश्न बने हैं। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये चूने के पानी में पाए जाने वाला क्षारक है, याद रखिएगा क्षारक है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये साबुन में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये दूधिया मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दूधिया मैग्नीशियम होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाने वाला क्षारक है। ये पेपर में पूछा गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए मैंने आपको बताया है। 26वां प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 22 की बात की गई है, आर्टिकल 22 की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे डिटेंशन की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को परमार्शदात्री बोर्ड की अनुमति के बिना अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो इसमें बोला गया आर्टिकल 22 के थ्रू जो भी पर्सन अरेस्ट है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर कितने दिन तक रखा जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कंसल्टेटिव बोर्ड? तो ये आपका 3 महीने तक। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है और पीसीएस में पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है ये। 27वें प्रश्न को हम देखते हैं। ब्रिटिश भारत का कौन सा वाइसरॉय ओवन मेरेडिथ, ठीक है, ओवर मेरेडिथ, ठीक है, ये देखिए, ये लिटरेचर ऐसे used to write, which viceroy of India used to write novel, poem, essay, literature from the pseudonym ओवन मेरेडिथ। ठीक है, किस इस नाम से लिखता था? कौन था वो? लॉर्ड मयो था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड रिपन था कि लॉर्ड रीडिंग था? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा इस नाम से लिखा जाता था। अब क्लास यहाँ पे लिटन की बात करते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कई बार पेपर में बताया है, अगर पेपर में आपसे पूछेगा कि वेनाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था तो आप बताएंगे लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने वेनाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। ठीक है, लेकिन वेनाकुलर प्रेस एक्ट को रिपेल किसने किया था, हटाया किसने था? लॉर्ड रिपेन ने। याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा है। ठीक है, स्ट्रेची अकाल कमेटी जो कि फेमाइन कमेटी थी, स्ट्रेची वो किसके समय में आई थी? लॉर्ड लिटन के समय में आई थी। आर्म्स एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के समय में आया था। ये सारी बातें याद रखिएगा। और सिविल सर्विसेज में जो एज थी उसको 21 से घटाकर किसने 19 कर दी थी? लॉर्ड लिटन ने कर दी थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लॉर्ड लिटन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए राखीगढ़ी कहां पर है?
हरियाणा में है, सही है। ठीक है, मांडा की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर में है, सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सही है। लेकिन आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये राजस्थान में नहीं है। आलमगीरपुर कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। 28वें का डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 29वां प्रश्न, जैविक विविधता शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर इसका प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी का। रेमंड एफ दासमैन ने, ठीक है, एडवर्ड ओ विल्सन ने, वॉल्टर जी रोजन ने या अर्नेस्ट हैकेल ने? और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है रेमंड एफ दासमैन ने। ए आपका सही उत्तर है 29 का। अब बायोडाइवर्सिटी की बात आई है तो आप सभी को पता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट भारत में कब आया था? 2002 में आया था, याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये दोनों चीजें आप अपने पेपर के लिए तैयार रखिए, पेपर में पूछा जाता है। 30 प्रश्न को अब हम देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ आपको सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, तो चलिए देखते हुए चलते हैं। एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, बेसिफेनॉल ए, और यहां पर दिया गया ऑक्सीलेटोरियल, ठीक है, ऑक्सीलेटोरियल। ठीक है, तो ऑक्सीटोरियल जो है ये आपका ना एक साइनोबैक्टीरिया है, ये मुझे पता है। तो डी का सेकंड अगर हम देखें तो 2 जगह दिया गया है, मतलब मेरी दुविधा अभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं यहाँ पर एसीटोन की, ठीक है, एसीटोन का यूज नेल पॉलिश रिमूवर के लिए किया जाता है, ये भी ज्यादातर लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर तो आंसर आपका क्या हो रहा है? ए मिल रहा है। और को देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। और बिस्फेनॉल की बात करेंगे तो ये आपका केमिकल यूज्ड इन अ प्लास्टिक। तो यहाँ पर देख लेते हैं 30 का आपका सही उत्तर क्या है? ए है। एसीटोन आप सभी को पता है नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। ठीक है, ऑक्सीटोरियल की अगर हम बात करेंगे तो ये साइनोबैक्टीरिया होता है। और बिस्फेनॉल जो है प्लास्टिक में प्रयुक्त होने वाला एक रसायन है। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। चलिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या है? नेशनल पेमेंट सिस्टम नहीं, पेंशन। यहाँ पे पेमेंट नहीं, इसको पेंशन करिए। देखिए इंग्लिश और हिंदी में यही ट्रांसलेशन मिस्टेक हो जाता है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? पेंशन होगा। ठीक है, यह प्रणाली पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा शासित है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA द्वारा। दूसरा है, इस योजना को 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था, ये भी आपका सही। पहला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है 18 से 70 वर्ष के बीच के निवासी और गैर निवासी सभी भारतीय नागरिक इस पेंशन के पात्र हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑल इंडियन सिटीजन्स की बात की गई है, जो कि भारत में रेजिडेंट हैं, जो कि भारत में रह रहे हैं या फिर भारत में नहीं रह रहे, लेकिन वो इंडियन सिटीजन्स हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में। ठीक है, 18 से 70 वर्ष के बीच के निवासी और गैर निवासी सभी भारतीय नागरिक इस पेंशन योजना के पात्र हैं। यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। अब मुझे लग रहा है आपके ज्यादातर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। गिफन गुड्स, गिफन वस्तुओं की बात की गई है। तो जो गिफन वस्तु होती है, यहाँ पे आप प्रश्न को पढ़िए, उत्तर दीजिए, थोड़ा सा वेट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, गिफन वस्तु वो वस्तु होती है क्लास, जिनका की प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस घटने पर इनकी डिमांड घट जाती है। तो हम ज्यादातर डिमांड और सप्लाई वाली जब चीजें पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? डिमांड और सप्लाई वाला। देखिए, गिफन गुड्स वो होते हैं जिनकी की प्राइस डिक्रीज होती है तो इनकी डिमांड भी घट जाती है, और जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, वो गिफन गुड्स कहलाते हैं। पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो 32 का ए आपका सही उत्तर है। 33rd प्रश्न को हम देखते हैं, ये भी पेपर में पूछा गया है। अर्थशास्त्र में कौन सा नियम यह बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि एक साथ अच्छी और बुरी मुद्रा प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? मतलब किसी भी इकोनॉमी में अगर गुड करेंसी और बैड करेंसी दोनों सर्कुलेशन में हो तो बैड मनी जो है गुड मनी को ड्राइव आउट कर देती है। तो ये किसमें बोला गया है? ये आपके बोला गया ग्रेसम के सिद्धांत में। ठीक है, ग्रेसम के नियम में। यहाँ पर 33rd का सी आपका सही उत्तर है। 34th प्रश्न को देखते हैं।
किसी अर्थव्यवस्था में यदि उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा उसकी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, डिवैल्यूएशन की बात की गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका प्रभाव नहीं होता है। देखिए, अगर जो मनी है, जो वहां की सेंट्रल बैंक ने अगर करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम कर दी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां की टूरिज्म प्रमोट होगा। ये सही है। ज्यादातर चाइना ये काम करता है, अपनी मनी को, मतलब अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट डेप्ट रिपेमेंट कैपेसिटी विल बी इंक्रीज, सरकार की कर्ज अदायगी की क्षमता घटेगी, ये भी आपकी सही है। व्यापार घाटा कम होगा, जो ट्रेड डेफिसिट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और इंपोर्ट आपका घटेगा, ठीक है। तो देयर विल बी डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। नहीं, देखो, दो स्टेटमेंट जो सी और डी है वो एक कॉन्ट्राडिक्ट है। हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं जब, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या है, जब ट्रेड में डेफिसिट होता है तो मतलब जो इंपोर्ट है, ठीक है, वो आपका कम होता है, सॉरी, वो आपका ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट आपका कम होता है। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि ट्रेड डेफिसिट कम होगा, मतलब एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, और डी में क्या दे दिया, कम होगा, तो गलत हो गया। समझ में आ रहा है? ये आपको पता है ना, ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है। जब भी ट्रेड डेफिसिट होता है तो मतलब होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें आयात कर रहे हैं, निर्यात हमारा कम है, ठीक है। और पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है ट्रेड डेफिसिट घटेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा निर्यात ज्यादा होने लगेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगेगा। इसी वजह से डी आपका गलत है। यहाँ पर चीज समझ में आ गई होगी। अब चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता रहता है, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, वो चीजों को दूसरे देश में ज्यादा भेजना चाहता है। चलिए 35 प्रश्न को देखते हैं। एंजल वक्र संबंध दर्शाता है। एंजल कर्व किस चीज का रिलेशन शो करता है? इस तरीके का प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है, कर्व से रिलेटेड। तो यहाँ पर है परिवार की आय तथा उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तुओं पर होने वाले व्यय के बीच की संबंध, और यही आपका सही उत्तर है। जब एंजल कर्व की हम बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द फैमिली एंड द एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम्स कंज्यूम्ड बाय देम। मतलब इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है ऑन द आइटम्स जो कि वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो 35 का ए आपका सही उत्तर होगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले क्लास में इन 35 प्रश्नों को 40 प्रश्नों में कन्वर्ट करें तो आप मुझे बढ़ाएं, मतलब तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होता है तो आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। अगर उस प्रश्न में तुरंत मैं आपको कमेंट देके उस प्रश्न का हल आपको बता पाऊंगी तो वहीं पे बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो धन्यवाद। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब मंगलमय हो और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। धन्यवाद क्लास।